नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के एकादश भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से दशम स्थान और कुंडली के एकादश स्थान में पहुंच जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। टोटली ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। देखिए, हमने पहले बात करी थी कि जब भी कोई ग्रह एकादश भाव में बैठता है तो वह शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है, वह नेगेटिव नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, यही नियम ये भी कहता है कि जब भी एकादश भाव में क्रूर ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह का मतलब हो गया कि सूर्य, राहु, मंगल, शनि, इस प्रकार के जब क्रूर ग्रह होते हैं तो वो विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा एक शुभ और सौम्य ग्रह की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि नेचुरली या नैसर्गिक रूप से तो चंद्रमा शुभ होता है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी होकर यह अशुभ हो रहा है। द्वितीय भाव होता है मारक स्थान। देखिए, जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम इट मीन्स कि भावात भावम नियम के अनुसार यह तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान ही माना जाएगा। इन दोनों के ही व्यय स्थान मतलब द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये दोनों भी मारक भाव हो जाते हैं। तो ऐसे में मारक भाव का स्वामी जब एकादश भाव में बैठता है, एकादश भाव होता है त्रिशटाय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये तीनों ही त्रिशटाय भाव होते हैं। तो जब मारक भाव का स्वामी त्रिशटाय भाव में बैठ जाता है, एक अशुभ भाव का स्वामी जब एक अशुभ भाव में बैठ जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि ज्योतिष में भी यह साइंस का नियम कार्य करता है कि माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। जब भी एक नेगेटिव भाव का स्वामी नेगेटिव भाव में हो जाता है तो वह उसको शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एकादश भाव की भी केवल सापेक्ष हम बात करें तो यहाँ भी एक नियम कार्य करता है। यहाँ पे भी एक ज्योतिष का एक बहुत पावरफुल नियम होता है कि एकादश भाव में बैठा कोई भी ग्रह नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं करता है, स्पेशली जब वह क्रूर ग्रह हो जाता है, जब वो अशुभ ग्रह होता है कुंडली का, तब विशेष रूप से वह नकारात्मक नहीं करता है। तो ऐसे में चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। व्यक्ति के लिए यह धन के एक प्रबल योग भी जनरेट करने वाला बन जाता है। हमने बताया था कि जब भी द्वितीय भाव और एकादश भाव का संबंध किसी भी प्रकार से बन जाता है तो यह एक अच्छे धन योग का निर्माण करने वाला हो जाता है। यहाँ पर द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी होता है और एकादश भाव लाभ भाव का स्वामी होता है, ये भी धन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के ही कॉम्बिनेशन से एक अच्छे धन योग का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को धनी बनाने वाला यह बन जाता है। इसमें भी यदि इसका संबंध लग्न से भी बन जाए किसी भी प्रकार से तो विशेष रूप से व्यक्ति धनी होता है। एट ए ग्लांस अगर बात करें तो व्यक्ति के जीवन का 24वां साल उसका भाग्योदय वाला समय होगा। 24वें साल से वह तरक्की करने वाला हो जाता है। देखिए, जब भी चंद्रमा नेगेटिव होता है कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भाव का स्वामी होकर नेगेटिव भाव में ही बैठ रहा है, तो यहाँ पर धन के तो अच्छे योग बना रहा है, लेकिन चंद्रमा अशुभ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको मौका नहीं मिल रहा है कि ये शुभ प्रभाव पा सके। जब ये द्वितीय भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठता है तो टोटली ये नेगेटिव या क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर 24वें साल के बाद तो व्यक्ति को बेहतर रिजल्ट दे देगा, लेकिन 24 साल से पहले व्यक्ति को बेहतर रिजल्ट्स नहीं देगा, पहली चीज। और माता के सापेक्ष भी दे देखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक होता है चंद्रमा और चतुर्थ भाव माता का भी कारक होता है। चंद्रमा भी माता का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो यह अष्टम भाव में जा रहा है। यहाँ से अगर गिनती गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में चंद्रमा की प्लेसमेंट माता के स्वास्थ्य को खराब करने वाली होगी, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाली होती है। तो चंद्रमा माता की सापेक्ष यदि देखें तो शुभ नहीं है। भौतिक संसाधनों की प्राप्ति में भी यह संघर्ष करवाता है व्यक्ति को, लेकिन कब तक? 24 साल की अवस्था तक। 24 साल के बाद का जो समय होता है वह व्यक्ति के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पर 12 साल की अवस्था तक भी व्यक्ति को फिजिकली यह बीमार रखता है, या फिर कोई एक ऐसा मौका जरूर आता है कि व्यक्ति का
पुनः जन्म हो, इतना बीमार पड़ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए 12 साल की उम्र तक स्पेशली, अथवा 24वें साल तक। ओवरऑल चंद्रमा स्वयं में अशुभ है, लेकिन यह धन की बहुत अच्छे योग बना रहा है। अन्य परिस्थितियों में देखें, द्वितीय भाव के सापेक्ष देखें तो यह चंद्रमा शुभ है। द्वितीय भाव का मतलब धन, कुटुंब और ससुराल के पक्ष में अगर देखते हैं तो ये चंद्रमा शुभ फल प्रदान करता है। 11th हाउस के सापेक्ष यदि देखें तो भी चंद्रमा शुभ फल प्रदान करता है। बड़े भाई का कारक बन जाता है, बड़े भाई को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो बड़े भाई का जो भाव होता है वो 11th हाउस होता है। 11th हाउस बड़े भाई का सानिध्य प्राप्त करा देता है, बड़े भाई से सपोर्ट करा देता है। तो ऐसे में चंद्रमा की जो पंचम भाव पर दृष्टि भी है वह भी नकारात्मक ही होगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अशुभ है। पंचम भाव होता है संतान का, संतान के सापेक्ष देखें तो चंद्रमा शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। इसकी जो दृष्टि है वो पीड़ित करने वाली होगी पंचम भाव को, संतान होने में परेशानी उत्पन्न करेगा। संतान लेट हो सकती है या फिर अपरिपक्व हो सकती है, जैसे कि 7th मंथ में या 8th मंथ में जिन बच्चों के जन्म होते हैं तो वहाँ पर पंचम भाव पीड़ित होता है उनके माता पिता का। तो ऐसे में चंद्रमा पंचम भाव को पीड़ित करने वाला होता है। यहाँ पर ये मान सम्मान प्रतिष्ठा के भाव को भी हानि पहुँचाने वाला होता है। लेकिन ओवरऑल धन के मामले में अगर देखें, धन के सापेक्ष अगर यदि देखें तो ये शुभ फल बना रहा है। लेकिन 24 साल की अवस्था के बाद, 24 साल की उम्र के बाद, उससे पहले का जीवन व्यक्ति का बहुत संघर्षमय होगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। 11th हाउस का चंद्रमा ओवरऑल बेहतर है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि में अगर देखें तो यह शुभ फल प्रदान नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की किसी ब्राह्मण से जाप और हवन कराए जाने चाहिए, जिससे कि ये शुभ प्रभाव देने लगेगा। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की सेवा करें, इससे भी ये चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। यदि चंद्रमा माता के स्वास्थ्य को विशेष रूप से ज़्यादा खराब करता है तो ऐसे में चंद्रमा को मूव भी कराया जा सकता है, इसको शिफ्ट कराया जा सकता है। यदि माता के स्वास्थ्य पर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है तो इसको द्वितीय भाव में शिफ्ट करा लेना चाहिए। ऐसे में सोमवार से शुरू करके 43 डेज लगातार माथे पर कच्चे दूध का टीका लगाना शुरू करें, जिससे कि यह द्वितीय भाव में शिफ्ट हो जाएगा और 11th हाउस से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। वैसे ऐसी संभावना कम ही लग रही है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अपने मित्र की राशि में भी बैठा हुआ है, यहाँ पर मंगल की राशि में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ऐसे दिखाई देती नहीं है। ऐसी आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको कि इसको मूव कराने की आवश्यकता हो। लेकिन यदि सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि माता के स्वास्थ्य की ज़्यादा हानि हो रही होती है तो आपको यह उपाय कर लेने चाहिए। या संतान पक्ष से विशेष रूप से ज़्यादा असंतुष्ट है या संतान नहीं हो रही है तो भी आप इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी चंद्रमा यदि 11th हाउस में मिथुन लग्न में स्थित हो तो इसके क्या प्रभाव होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के द्वादश भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।